आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं आपको एश्योर करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वाइवा देने जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा हिस्ट्री टेकिंग के। हिस्ट्री टेकिंग के कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं, उन्हीं में हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है और हिस्ट्री टेकिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसी के बेसिस पे आप डायग्नोसिस बना सकते हो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है। ये पेशेंट पर्टिकुलर लेनी है, चीफ कंप्लेंट लेनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेनी है, ये सबको पता ही होता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनमें। देखो, सबसे पहले चीफ कंप्लेंट अगर ये चीफ कंप्लेंट्स हैं तो ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का केस है, वरना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का केस नहीं है। अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को कफ है, अगर पेशेंट बोल रहा है मेरे को स्पूटम आ रहा है, एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, हेमोप्टाइसिस हो रहा है, तो हमें इनकी हिस्ट्री लेना सीखना है अभी मेजरली। इस वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों की हिस्ट्री कैसे लेनी है, इन चीज़ों के बारे में हमें कैसे पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है पेशेंट को जिससे हम उससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। ठीक है, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें कफ की हिस्ट्री लेनी है। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे को कफ है, तो हमें उससे पूछना है कि कब से है भाई, कब से कफ हो रहा है। डायूरिनल वेरिएशन सुबह या शाम में ज़्यादा होता है, कभी ऐसा लगता है कि सुबह ज़्यादा हो रहा है या शाम को ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसा धूल में जाने पे या कहीं जाने पे बढ़ जाता हो या आराम करने पे कम हो जाता हो, कोई मेडिकेशंस लेने पे कम हो जाता हो, उन चीज़ों के बारे में पूछना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ड्यूरेशन में क्या पूछना होता है और वो क्यों पूछना है हमें। हम फालतू में पेशेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, हमें हर चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम पूछ रहे हैं कि कब से है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं अगर कुछ दिनों से है तो कॉमन कोल्ड हो सकता है, अगर कुछ वीक से है तो उसे कोई सीरियस इलनेस हो सकती है, उसके बारे में हमें आगे पूछना है। समझे? तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि कब से है, तो आपको सुबह ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या शाम को, क्योंकि सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होता है, तो 2 से 4 बजे के टाइम में अगर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं सुबह के टाइम, तो वो अस्थमा का पेशेंट हो सकता है। या डस्ट या पोलन में जाने से या कोल्ड एयर में जाने से अगर कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो अस्थमा का पेशेंट हो सकता है। कैरेक्टर की बात करते हैं। स्पूटम में कैरेक्टर का इतना कोई ख़ास रोल है नहीं, तो उसमें इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्पूटम ये कफ में इतना मेजर रोल नहीं है, लेकिन स्पूटम में कैरेक्टर का बहुत रोल है, मैं आपको बताऊंगा अभी। स्पूटम के बारे में हिस्ट्री क्या लेनी है कि कितना स्पूटम आता है। एक कप जितना आ जाता है 24 आवर्स में, एक कप बढ़ जाएगा आपके स्पूटम से। मोर देन 1 कप आ रहा है तो ये समझ लो कि ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग एब्सेस होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, अगर कम आ रहा है तो कोई और कंडीशन होंगे, उनके बारे में हम सोचते हैं। कैरेक्टर अगर क्लियर आ रहा है, देखो हमें ये भी हमें पता करना है कि हमें कौन सी चीज़ याद करनी है। जैसे म्यूकोइड आ रहा है, स्पूटम के कैरेक्टर से पता करना है, तो अगर क्लियर और वाइट अगर कलर का आ रहा है तो स्पूटम अस्थमा का हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस का हो सकता है। अगर वही ब्लैक कलर का स्पूटम आ रहा है तो वो कोल या ब्लैक कोल या कहीं पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करा है जिससे कोल अंदर चले गया, उस वजह से ब्लैक स्पूटम आ रहा है। सॉरी, अगर पुरुलेंट या म्यूकोपुरुलेंट करके कोई इन्फेक्शन है या उसका स्पूटम आ रहा है, तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि जो आपका स्पूटम आता है उसमें से स्मेल आती है। अगर पेशेंट बोलता है स्मेल सर आती है, तो हम बोलेंगे कि स्मेल अगर आती है तो हमारी 2 डायग्नोसिस तुरंत बन जानी चाहिए, ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग एब्सेस। ये हमारी डीडी बन गई 2। अब हमें रूल आउट करना है कि ये है या ये है। ठीक है, क्योंकि स्मेल बहुत लिमिटेड उनमें आती है इन्फेक्शंस में, तो ये हमारी ज़्यादातर चांसेस में मोस्ट कॉमनली ये 2 ही चीज़ें मिलती हैं। ब्रेथलेसनेस की हिस्ट्री टेकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले पूछना है कि कब से दिक्कत आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है कि इसके लिए एक क्राइटेरिया चलता है MMRC। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वाइवा चल रहा है और MMRC ग्रेडिंग नहीं पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। MMRC ग्रेडिंग पूछेगा और मैं आपको याद कराऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि MMRC ग्रेडिंग कैसे याद करनी होती है।
ड्यूरेशन देखिए, डिस्निया, डिस्निया में क्या होता है, डिस्निया होता क्या है कि अनकंफर्टेबल अवेयरनेस ऑफ द ब्रीदिंग है। पैथोलॉजिकल अनकंफर्टेबल अवेयरनेस का मतलब क्या है समझे, कि जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमें ऐसा कोई है कि हमें हर सांस का एहसास हो रहा है, हमें एफर्ट लगा के लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जब डिस्निया होगा तो हमें हर ब्रीथ पे, हर सांस पे पता लगेगा कि हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हमें एफर्ट करना पड़ रहा है कि सांस ले लें, हमें उस दिक्कत आ रही है। ठीक है, सीवियरिटी के लिए हम सबसे पहले हम ये नहीं हमें याद करना ये MRC ग्रेडिंग है, हमें याद करनी है MMRC ग्रेडिंग। उसे याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें पेशेंट से पूछना है कि आपको दिक्कत कितनी आती है। ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको इतनी दिक्कत आती है कि आप अपने कपड़े भी खुद चेंज नहीं कर पाते हैं, ब्रेथलेसनेस, इवन ड्रेसिंग करने में भी दिक्कत आती है, तो ग्रेड 4 की ये MMRC ग्रेडिंग है, डिस्निया है। अगर आपको आपके साथ वालों के साथ 100 मीटर चलने पर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो ग्रेड 3 है। यदि साथ वालों के साथ चल रहे हो और सबसे पहले आप ही थक जा रहे हैं तो वो ग्रेड 2 है। यदि हिल पे चढ़ाई करने पे अगर दिक्कत आ रही है तो वो ग्रेड 1 है, और अगर स्टर्नस एक्सरसाइज करने पे दिक्कत आ रही है तो वो ग्रेड 0 है, जो कि सबको होती है, ये नॉर्मल है। समझ में आया? तो इस तरह से हमें याद करना होता है ये ग्रेडिंग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पूछे नहीं, वाइवा में ये 100% क्वेश्चन पूछा ही जाना है। डिस्निया, अब देखो डिस्निया एक ऐसी चीज़ है ना, उसे तुरंत आइडिया लगता है। सबसे पहले अगर जैसे सांस लेने में दिक्कत है तो हमें क्या पूछना है पेशेंट से, हमें पूछना है कि कब से है दिक्कत। तो कब से जैसे ही हमने पूछा तो हम उससे बताना चाह रहे हैं कि 1 घंटे से दिक्कत है, 1 दिन से दिक्कत है, या कुछ महीनों से दिक्कत है, सालों से दिक्कत है। अगर सालों से दिक्कत है तो COPD का केस बन सकता है, क्रोनिक केस है, ट्यूबरक्लोसिस का केस बन सकता है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा का केस बन सकता है। अगर उसे कुछ टाइम से है, 1 घंटे या 2 घंटे से, तो हो सकता है उसे निमोनिया, या कुछ दिनों से है तो उसे निमोनिया से है। अगर उसे तुरंत अभी की अभी, जैसे अभी बाहर बैठा था, उसे तुरंत दिक्कत आने लगी तो उसे न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। मतलब एक्यूट कोई चीज़ हो रही है उसके साथ। समझ रहे हो? हिस्ट्री के बेसिस पे ही हम डायग्नोसिस बना ले रहे हैं, DD बना ले रहे हैं। DD को कंफर्म करेंगे हम एग्जामिनेशन से। ठीक है, एक्यूट अस्थमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी खाली है, जैसे कोई माँ आई है बच्चे को लेके, वो तुरंत बता रही है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है मेरे बेटे को, तो हम तुरंत हमें देखना है कि फॉरेन बॉडी कुछ खा तो नहीं लिया है इसने। ठीक है, अब डिस्निया में हमें ये भी पूछना होता है कि डिस्निया इस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे संडे को आराम मिलता है, किसी पेशेंट को बोलता है संडे को मेरे को दिक्कत नहीं आती है, तो हमें सोचना है कि उसका जो कोई प्रोफेशन तो ऐसा नहीं है जहाँ पे उसे सांस लेने में दिक्कत आती हो, वहाँ घुटन होती हो, या ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो। समझ लो, कोई पॉलन वॉलन का कोई काम करता हो, या किसी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत आती हो तो वो अस्थमा का हो सकता है। तो ऐसे करके पूछना है। अगर किसी को लाइन डाउन होने पे दिक्कत आती है तो उसे हार्ट फेलियर का या COPD का दिक्कत हो सकती है। तो हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, एग्रीवेट डिस्निया पे आती है, क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्निया है, आपके पेशेंट को मान लिया, तो आपने डिस्निया से ये कैसे आइडिया लगाया कि ये पेशेंट आपका कार्डियक का है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये केस रेस्पिरेटरी सिस्टम की साइड जा रहा है या कार्डियक सिस्टम की साइड। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे और इसे समझ पाओगे कि अगर रेस्पिरेटरी का अगर पेशेंट है और अगर पेशेंट कार्डियक का है, तो कार्डियक के पेशेंट में सबसे पहला सिस्टम दिक्कत आएगी, उसे पैल्पिटेशंस होंगे, उसे पैल्पिटेशंस फील होंगे, उसे अपने खुद की दिल की धड़कन सुनाई देगी पेशेंट को। दूसरा, वो बोलेगा मेरे को ऑर्थोपनिया की भी दिक्कत है। ऑर्थोपनिया पेशेंट नहीं बोलेगा, ऑर्थोपनिया आपको खुद को सोचना है। पेशेंट बोलेगा मैं जैसे ही लेटता हूँ मेरे को दिक्कत होने लगती है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछना है, आपको PND है? PND पूछते ही पेशेंट भाग जाएगा। ये नहीं पूछना है, आपको पूछना है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको रात को जागना पड़ता है, सांस रुक जाती है, सांस लेने के लिए आपको खिड़की के पास जाना पड़ता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसे बोलते हैं नॉक्टर्नल डिस्निया। ठीक है, तो अगर ये तीनों सिम्टम अगर नहीं है
तो वो पेशेंट तुरंत रेस्पी का है। अगर ये तीनों सिम्टम्स हैं तो वो कार्डियक का है। तो आपको हिस्ट्री में मेंशन करना है अगर पेशेंट रेस्पी का है, देयर इज़ नो पैल्पिटेशंस, ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी इन सच पेशेंट। ओके, जैसे ही आपने नेगेटिव हिस्ट्री ये लिखी तो ये कंफर्म हो गया है कि ये पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, ये बहुत अच्छी हिस्ट्री का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये एडिशनल पॉइंट है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। मैं कुछ सेकंड में इसे समझा देता हूँ। अगर सेंट्रल है पेन, अगर चेस्ट में पेन है, सेंट्रल में अगर पेन है तो किस वजह से हो सकता है? मायोकार्डियल, यहाँ पे हार्ट है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। अगर इधर या इधर है तो हमें ट्रॉमा के बारे में सोचना है, न्यूमोथोरैक्स के बारे में, निमोनिया के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, अब चेस्ट पेन अपने आप में एक चीफ कंप्लेन की तरह पेशेंट लेके आ सकता है। उसमें हमें सोचना है कि कब से आ रहा है, कब से दिक्कत हो रही है, कहाँ होता है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि साइट एक सेंट्रल होता है कॉज, एक होता है पेरिफेरल कॉज। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर सेंट्रल है, रेट्रोस्टर्नल, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे हार्ट है, ऊपर से ट्रैकिया आ रही है, यहाँ पे मीडिया स्टाइनम भी है। तो देखो देखते जाना एक एक करके। सबसे पहला यहाँ पे हार्ट फेलियर, एंजाइना का पेन हो सकता है। दूसरा नीचे से ईसोफेगस आ रही है तो यहाँ पे गर्ड का भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हार्ट है तो पेरिकार्डियम भी है तो उसमें स्वेलिंग हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ऊपर से ट्रैकिया आ रही है तो ट्रैकाइटिस भी हो सकता है। यहाँ पे इस जहाँ पे हार्ट रखा हुआ है उसके आसपास के एरिया को मीडिया स्टाइनम बोलते हैं तो मीडिया स्टेनाइटिस हो सकता है, मीडिया स्टाइनल ट्यूमर हो सकता है। तो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही बोले सेंट्रल चेस्ट पेन तुरंत ये चीज़ ध्यान में आ जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे पूछता है वो यहाँ नहीं है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है? तुरंत सोचना है कि कहीं टीबी तो नहीं है, कहीं न्यूमोथोरैक्स तो नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो मसल्स का जिम जाने वाला बंदा होता है तो उसे मसल्स का भी पेन हो जाता है। तो उस बात पे भी ध्यान रखना है, जब ओपीडी में बैठते हो तो हमें दिमाग खोल के रखना है कि हमें पेशेंट के बारे में हमें सारी चीज़ें समझ में आए। जैसे ही हम वो बोलेगा यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसे बोलेंगे दिखाना है एक बार कहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर उसे यहाँ चोट लगी हो, ट्रॉमा की हिस्ट्री हो तो वो हिस्ट्री देगा, या यहाँ सेल्यूलाइटिस हो, या यहाँ एप्सिस बन रहा हो तो यहाँ स्वेलिंग होगी, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो समझ लो इस तरह से हिस्ट्री लेनी है। इस तरह की हिस्ट्री आप लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, आपको समझ में आएगा मेरे को किस साइड जा रहा हूँ, मैं पेशेंट को किस साइड अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है सॉरी। अब क्या है कि हिमोप्टेसिस से हम क्या समझते हैं? कफिंग अप ब्लड। अब कफ में ब्लड आ रहा है, आसान भाषा में समझिए, हिंदी में आपको समझाता हूँ। ड्यूरेशन, कितने टाइम से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैरेक्टर कैसा है, फ्रेश ब्लड आता है या अल्टर्ड आता है, 2-3 दिन बाद का आता है, एसोसिएशन किसका है, एपिस्टेक्सिस के साथ है, मिलेना के साथ है, क्या सीन है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है नहीं बताया ना, मैं बताता हूँ। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज से ब्लीड आना, जिसे हिंदी में नॉर्मली नक्की चल जाना एंड नेजल ब्लीडिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, मिलेना का मतलब होता है नीचे एनस से के थ्रू ब्लड जाना। ठीक है, हेमेटोचीजिया भी बोलते हैं, मिलेना भी बोलते हैं, और एपिस्टेक्सिस में होता है। ठीक है, अब हिमोप्टेसिस अगर पेशेंट बोल देता है कि मेरे को सब स्पुटम में ब्लड आता है तो तुरंत हमें सोचना है कि अच्छा हिमोप्टेसिस में ब्लड आ रहा है तो हमें क्या टीबी हो सकती है पेशेंट को। दूसरा क्या हो सकता है? ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये 4 चीज़ें तो याद आ ही जानी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। सारी चीज़ें याद नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन ये बेसिक 4 एग्जाम्पल तो याद आने ही चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो ये हो सकता है। अब उससे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि ब्लड आता है तो कितना आता है। एक होता है कि पूरा बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, कफ आया उसके बाद ब्लड आया जा रहा है, तो अगर 100 से 600 ml काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये 24 आवर में ब्लड आ जाता है तो उसे बोल देते हैं मैसिव हिमोप्टेसिस। और अगर ब्लड अगर कम आता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रीक्स अमाउंट ऑफ द ब्लड, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, समझो आप बात को। ठीक है, अब हिमोप्टोसिस और हिमेटमेसिस में क्या डिफरेंस है, ये आप एडिशनल पॉइंट है,
ये आप अपनी नॉलेज के लिए खुद पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ, हेमोप्टाइसिस होता है स्पुटम में ब्लड आना, और हिमेटेमेसिस होता है, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग। एंटीएमेटिक्स पढ़े हैं, एंटीएमेटिक्स। तो एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, और हिमेटेमेसिस ब्लड, तो ब्लड इन वॉमिटिंग उसे बोलते हैं हिमेटेमेसिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे हमें सबसे बेस्ट हिस्ट्री लेनी है फीवर की। फीवर में वही पॉइंट्स, कब से आ रहा है, कितने टाइम से है, सुबह बढ़ता है, शाम को बढ़ता है, क्या होता है, ज़्यादा आता है, कितनी ग्रेड का आता है, कितनी ग्रेड का आता है। जैसे ही पूछा हाई फीवर उसने बताया तो तुरंत सोचना है इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। उसने बोला कि मेरा दिन में तो नॉर्मल रहता है, जैसी रात होती है, इवनिंग होती है, मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो स्वेटिंग भी आने लगती है, तो तुरंत ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सोचना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स और हैं हिस्ट्री टेकिंग के बारे में, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आपको अच्छे से हिस्ट्री लेना आ रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है वीज और क्या होता है स्ट्राइडर। मैं आपको बताता हूँ, वीज बोलते हैं जब पेशेंट सांस ले रहा है तो आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है, इस तरह की आवाज़। ठीक है, स्ट्राइडर होता है कि जब जैसे ये पाथवे है, ये ट्रैकिया है, अगर ये ट्रैकिया नैरो हो जाए, अगर ये ऐसे कर इतनी हो जाए, अगर ये इतनी हो जाए, ये क्या हो रहा है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये ट्रैकिया है और ये ट्रैकिया ये इस साइज की हो जाए, तो जैसे ही तेज़ हवा यहाँ से निकलेगी तो एक आवाज़ करेगी। जैसे तेज़ पाइप से हवा निकलती है तो आवाज़ करती है, उस तरह की एक आवाज़ निकलेगी, उसे बोलते हैं स्ट्राइडर। इस तरह की आवाज़ आती है, तो इस तरह की, आप समझ गए। तो ये है पूरा की पूरा एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतना टफ नहीं है, और हम अगर क्लिनिकली ओरिएंटेड होके तरीके से समझें तो इतना टफ भी नहीं है, और समझ में आता है पेशेंट को क्या है और किस साइड हमें डायरेक्शन में हमें ले जाना है, और एग्जामिनर हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे को फॉलो करें। मैं हूं डॉक्टर यूसुफ खंडेलवाल, आपका अपना हेल्थ कोच, आपका अपना भाई। अगर आपको इस तरह की कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर दें, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।